हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो वेलकम चैनल और मैं हूं लोकेश प्रजापति। आज से हम कक्षा 12 एनसीईआरटी भूगोल विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एनसीईआरटी ने कक्षा 12 की जो भूगोल विषय है, किताब है, उसको दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है सैद्धांतिक भूगोल और दूसरा है प्रायोगिक भूगोल। प्रायोगिक भूगोल में हम प्रायोगिक कार्य करेंगे, जबकि सैद्धांतिक भूगोल को भी एनसीईआरटी ने दो भागों में डिवाइड किया है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 को मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जबकि जो भाग 2 किताब है उसको भारत लोक और अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। पहली जो भाग 1 किताब है उसके अंतर्गत कुल 10 पाठ हैं, जिन्हें 4 इकाइयों में डिवाइड किया गया है, जबकि भाग जो 2 किताब है उसके अंतर्गत कुल 12 पाठ हैं, जिन्हें 5 इकाइयों में डिवाइड किया गया है। इस प्रकार हमारे पूरे सिलेबस में टोटल 22 पाठ हैं, जिनका अध्ययन हम स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में आगे करेंगे। भाग 1 जो किताब है वो विश्व के संदर्भ में है, जिसमें विश्व की जनसंख्या, विश्व की प्राथमिक क्रियाएं, विश्व की द्वितीय क्रियाएं, विश्व में परिवहन संचार, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो भी है वो सब हम विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे। जबकि जो भाग 2 किताब है वो हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे कि भारत की जनसंख्या क्या है, भारत में परिवहन कैसा है, भारत में प्राथमिक क्रिया कैसी है, द्वितीय क्रिया कैसी है, जनसंख्या संगठन कैसा है। तो इनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पार्ट 1। जो भाग 1 का पहला पार्ट है मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र, जो इकाई 1 के अंतर्गत आता है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। अध्याय 1 मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र। और आज का टॉपिक है हमारा डेफिनेशन या परिभाषा। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में 11 में पढ़ा है भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल क्या है, तो यहाँ पर हम थोड़ा रिवीजन के तौर पर पढ़ेंगे, ताकि हम कक्षा 11 का कक्षा 12 से क्या करें, थोड़ा बहुत कोरिलेट कर पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूगोल की। भूगोल क्या है? भूगोल का शाब्दिक अर्थ है भू प्लस गोल। भू मतलब पृथ्वी और गोल मतलब गोल, अर्थात क्या है, पृथ्वी गोल है। लेकिन हम एक भूगोल के स्टूडेंट के तौर पर ये परिभाषा दें तो थोड़ी अच्छी नहीं लगती है, तो हम इसको थोड़ा सा और तकनीकी रूप से इसको परिभाषा देने की कोशिश करेंगे। भूगोल जो है वो एक, उसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी। क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। और ये ज्योग्राफी शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया? ज्योग्राफी शब्द यूनानी ग्रीक जो भूगोलवेत्ता थे एरेटोस्थेनीज ने दिया। तो सबसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जाता है कि भूगोल शब्द या ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? तो किसने दिया? एरेटोस्थेनीज ने दिया। ये ज्योग्राफी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो और दूसरा है ग्रेफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्रेफोस का मतलब होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। लेकिन अभी भी ये परिभाषा क्या है, थोड़ी सी अधूरी है, क्योंकि पृथ्वी का वर्णन कौन करेगा? पृथ्वी खुद तो नहीं करेगी, तो पृथ्वी का वर्णन कौन करेगा? मानव करेगा। ठीक है, तो भूगोल में पृथ्वी नहीं, मानव भी हम पढ़ेंगे। तो कंप्लीट परिभाषा क्या होगी? मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है? भूगोल है, क्योंकि पृथ्वी की सभी चीजों का वर्णन कौन करेगा? मानव करेगा। अब हम बात करते हैं भूगोल। भूगोल के 2 भाग हैं, एक है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। कक्षा 11 में हम भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ चुके हैं और कक्षा 12 में हम क्या पढ़ रहे हैं? मानव भूगोल। तो हम एक तरह से भूगोल को एक पेड़ के रूप में मान सकते हैं, जिसकी 2 शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में क्या अंतर है? भौतिक भूगोल हमने कक्षा 11 में पढ़ा है, उसमें जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो क्या है? भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण मतलब इसमें मुख्य जो घटक है वो कौन कौन से हैं? जैसे कि भू आकृतिक कारक, जैसे कि जल है, मृदा है, पहाड़ है, पर्वत हैं, पठार हैं, ठीक है, जलवायु है, समुद्र है, नदियां हैं, ये सब किसमें पढ़ेंगे अपन? भौतिक भूगोल में। लेकिन जो मानव भूगोल है वो क्या है? इसके अंदर जो केंद्र बिंदु है वो कौन है? मानव है। जैसे कि घर है, गांव है, नगर है, सड़क है, रेल है, परिवहन है, मानव प्रजातियां हैं, जनसंख्या है, उसका वितरण है, स्थानांतरण है, कृषि है, उद्योग है, ठीक है,
ये संचार के साधन है, नहर है, बांध है इत्यादि। मुख्य रूप से दोनों में अंतर क्या है? देखिए, भौतिक भूगोल में हम सिर्फ किसका अध्ययन कर रहे हैं? भौतिक पर्यावरण का। लेकिन क्या भौतिक पर्यावरण में कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। इसका मतलब भौतिक भूगोल में अंतर्निहित क्या है? मानव भूगोल है कि नहीं? इसी प्रकार से मानव भूगोल में बात कर रहे हैं, घर है, गांव है, नगर है, सड़क है, रेल है, हम इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें बनी किससे? हुआ करते क्या, यानी भौतिक भूगोल से या भौतिक पर्यावरण से। इसका मतलब भौतिक भूगोल मानव भूगोल पर डिपेंड है और मानव भूगोल भौतिक भूगोल पर डिपेंड है। तो इन दोनों में हम एक तरह से कह सकते हैं आपस में क्या है? पारस्परिक रूप से इंटरकनेक्ट है, ठीक है। और ये हमेशा आपस में रहती हैं, अन्योन्य क्रियाएं करती हैं। भौतिक पर्यावरण और मानव आपस में अन्योन्य क्रियाएं करता है और इसी को हम किसमें पढ़ते हैं? भूगोल में पढ़ते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर एक प्रश्न आता है, फिर इन दोनों को अलग अलग शाखाओं के रूप में पढ़ने की क्या जरूरत है? देखो, अगर हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए जो इस भूगोल को दो शाखाओं में इसलिए डिवाइड किया गया ताकि हम एक बार भौतिक भूगोल पढ़ सकें और फिर अलग से हम मानव भूगोल। लेकिन ये याद रखना, कभी भी ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये आपस में क्या है? इंटरकनेक्ट है। जैसे कि मनुष्य का जो तंत्र है, पाचन तंत्र अलग है, श्वसन तंत्र अलग है, जनन तंत्र अलग है, रक्त परिसंचरण अलग है। लेकिन ये जब कार्य करते हैं तो सब साथ मिलकर करते हैं। लेकिन हमारी समझ के लिए हम इनको अलग अलग पार्ट में अलग अलग तंत्र के रूप में पढ़ते हैं। तो ये है भौतिक और मानव भूगोल में मुख्य डिफरेंस। मानव भूगोल में अब जैसे कि हम आगे बात करें कि मिट्टी है, जैसे कि हम बात करें कि कोई ये कहे कि मिट्टी है, मिट्टी का अध्ययन किस में करेंगे? भौतिक भूगोल में करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन मिट्टी से बने हुए बर्तनों का अध्ययन किस में करेंगे? मानव भूगोल में करेंगे। हम बात करें कुएं की, ठीक है, जैसे हम नदी की बात करें, नदी का अध्ययन किस में करेंगे? भौतिक भूगोल में करेंगे। समुद्र का अध्ययन किस करेंगे? भौतिक भूगोल में करेंगे। लेकिन यदि हम उसी नदी को रोक कर हम डैम बनाएं, बांध बनाएं, नहर बनाएं, बड़ी बड़ी नहरें बनाएं, तो वो किसने किया काम? भौतिक पर्यावरण का उपयोग किसने किया? मानव ने। तो उसका अध्ययन किस में करेंगे? मानव भूगोल में करेंगे। और भी बहुत सारी आकृति हैं, जैसे कि हम बात करें पर्वत है, पठार है, बड़े बड़े पर्वतों का अध्ययन किससे करेंगे? पर भौतिक भूगोल में। लेकिन उन पर्वतों से, उन पहाड़ों से जो हम रोड बनाते हैं, उस रोड का, सड़क का अध्ययन किस में करेंगे? मानव भूगोल में करेंगे। तो ये दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है हमें भी याद रखना है। आगे हम बात करते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल का जो विकास हुआ, उद्विकास या विकास उद्भव हुआ, वो कब हुआ? 18वीं शताब्दी में हुआ। और मानव भूगोल का सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन, जो सिस्टमेटिक जो स्टडी है या व्यवस्थित जो अध्ययन है, वो किसने किया? जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मानव भूगोल का सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? फ्रेडरिक रेटजेल ने। इसलिए इन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। छोटा सा प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आ जाता है कि मानव भूगोल का आधुनिक जो जनक है, या आधुनिक भूगोल का आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है? तो वो कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। इसको ढंग से लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये परीक्षा में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैं सोचता हूँ यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया होगा। जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकता है। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा कि भूगोल की दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, जिसको हमने अपने अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया था। अन्य दोनों विषय क्या है? आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड हैं। अब हम आगे बात करते हैं भूगोल का मुख्य सरोकार। परीक्षा में एक सिंपल प्रश्न आ सकता है कि भूगोल का मुख्य सरोकार क्या है? तो भूगोल का मुख्य सरोकार है पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन्हीं सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अर्थात जो पृथ्वी है उसको हम मनुष्य का घर समझें और पृथ्वी पर वे सभी तत्व जिन्होंने मानव को पोषित किया है, मानव का विकास किया है, मानव को भोजन दिया है, रहने को घर दिया है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन क्या करेंगे? भूगोल में करेंगे। जैसे कि मृदा है, जलवायु है, जल है, ठीक है, पहाड़ है, पर्वत हैं, जंगल है इत्यादि। अब हम बात करते हैं द्वैतवाद की। द्वैतवाद एक विचारधारा है जिसका आशय क्या है? किसी विषय को दो भागों या शाखाओं में बढ़ जाना। अर्थात द्वैत मतलब ड्यूअल, किसी भी विचारधारा को लेकर दो विचारधारा बन जाना है, किसी विषय को लेकर दो
अपनी सोच बन जाना, उसे हम क्या कहते हैं, द्वैतवाद। ये दोनों ही शाखाएं, हो सकता है द्वैतवाद जो दो शाखाएं बटी हैं, दो विचारधाराएं बटी हैं, वो हो सकता है एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हो, या हो सकता है एक दूसरे के क्या हो, विरोधी हो। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे हम समझे उदाहरण से कि भूगोल में भी क्या हुआ, द्वैतवाद स्टार्ट हुआ। सबसे पहले बात करते हैं भूगोल का अध्ययन। हम भूगोल का अध्ययन है वो किस रूप में करें, क्रमबद्ध अध्ययन करें या प्रादेशिक करें। ये दो क्या हुए, विचारधाराएं हुई। क्रमबद्ध और प्रादेशिक का मतलब क्या है, हम क्रमबद्ध में क्या कर लें, पूरी विश्व का क्या करें, एक साथ अध्ययन करें और उसमें हम एक एक टॉपिक ले लें। विश्व के पर्वत, तो उसमें विश्व के सभी पर्वतों का अध्ययन करेंगे। फिर विश्व के पठार, फिर विश्व की मृदा, विश्व की जलवायु, मतलब सारा कुछ क्या करें विश्व स्तर पे, या फिर हम किसी महाद्वीप के स्तर पे लें। ठीक है, तो क्या है, हम उसमें एक ही को लेकर सभी टॉपिक्स का हम क्या करेंगे, एक साथ अध्ययन करेंगे। तो वो क्या हो गया अपना क्रमबद्ध। या फिर हम क्या करें, प्रादेशिक करें। प्रादेशिक मतलब हमने क्या कर लिया, राजस्थान का अध्ययन कर लिया, राजस्थान के पर्वत, राजस्थान के पहाड़, राजस्थान की जलवायु। फिर मध्य प्रदेश का अलग कर लिया, फिर कर्नाटक का अलग कर लिया, कर्नाटक के पहाड़, कर्नाटक की नदियाँ, कर्नाटक की जलवायु। तो इस तरह के अध्ययन को क्या कहते हैं, प्रादेशिक जो उपागम। तो भूगोल का अध्ययन या तो हम क्रमबद्ध रूप से करें या प्रादेशिक, तो ये भी क्या है, द्वैतवाद की विचारधारा है। भूगोल को विषय के रूप में हम किस तरह से अध्ययन करें, जो भूगोल जो विषय है, नोमोथेटिक या आइडियोग्राफिक, ये भी दो विचारधारा होगी। नोमोथेटिक का मतलब है भूगोल का जो अध्ययन है वो नियमबद्ध होना, मतलब भूगोल का अध्ययन हम नियम से करें, वैज्ञानिक पद्धति से, नियमावली है उससे करें, तो हम उसे कहते हैं नोमोथेटिक। अन्यथा दूसरी जो विचारधारा है वो कौन सी है, इडियोग्राफिक। इडियोग्राफिक मतलब है भूगोल का विवरणात्मक अध्ययन, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन करते हुए बड़े स्तर पर हम जो अध्ययन करेंगे वो कौन सा है, इडियोग्राफिक। तो यहाँ भी क्या हो गई, द्वैतवाद, दो विचारधारा। लेकिन हम भी जानते हैं कि जब मानव और प्रकृति दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, क्योंकि मानव तभी है जब प्रकृति है और प्रकृति तभी है जब मानव है। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल एक दूसरे से, हमने पहले भी मैंने कहा कि एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो अंततः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच क्या है, वैध मतलब वैलिड द्वैता नहीं है। इसको सिर्फ हमने अपने अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया है। अतः क्योंकि प्रकृति और मानव का क्या है, अविभाज्य तत्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रकृति और मानव क्या है, अविभाज्य तत्व है। इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते हैं और इन्हें समग्रता एक रूप में देखा जाना चाहिए। अब परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है, वर्णन कीजिए। इसका मतलब प्रकृति और मानव एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसका वर्णन कीजिए। या फिर हम कह सकते हैं कि भौतिक तथा मानवीय जो दो घटनाएं हैं, भौतिक घटनाएं मैं बता चुका हूँ, जैसे कि बरसात होना, जलवायु है, नदियाँ हैं, ये सब भौतिक घटनाएं हैं। मानवीय घटनाएं क्या हो सकती हैं, सड़क, रेल मार्ग बनाना, कृषि करना, उद्योग लगाना, ये मानवीय परिघटनाएं हैं। इन भौतिक और मानवीय घटनाओं को, यानी कि जो भौतिक भूगोल में, मानवीय मतलब मानव भूगोल में जो घटनाएं हैं, उनका वर्णन हम मानव शरीर रचना विज्ञान के प्रतीक के रूप में कर सकते हैं। इसका मतलब प्रकृति और मानव एक दूसरे के बिल्कुल कनेक्टेड हैं। हमने प्रकृति के या पृथ्वी के जो प्रकृति के जो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको जो नाम है वो मानव शरीर की रचनाओं के आधार पर ही दिए हैं। जैसे कि हम बात करें पृथ्वी को हम कैसे डिनोट करते हैं, रूप के रूप। पृथ्वी का रूप कैसा है ना। तूफान का जो मेन जो केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं, आग कहते हैं। तो ये मानव शरीर की संरचना है। नदी जब समुद्र में गिरती है तो उस जहाँ पर समुद्र में मिलती है उसे क्या कहते हैं, नदी का मुख। ऐसे होता है हिमनद जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, उनमें हम उनको क्या बोलते हैं, प्रोथ या नासिका जो है ना। उसके बाद सड़क, रेलमार्ग, जलमार्ग के जो जाल हैं, बड़े बड़े जो जाल हैं, वो किस तरह से कार्य करते हैं, जैसे परिसंचरण की धमनियाँ, जैसे शरीर में जो नहीं धमनियाँ और रक्तवाहिनियाँ और शिराएं होती है, उस तरीके से काम करती हैं। राजधानी को, जो देश की, जो अपने राज्य की राजधानी होती है, उसको क्या कहते हैं, सिर। और राज्य और देश को क्या कहते हैं, जीवित जीव। तो एक तरह से हम बात करें, एक देश है वो क्या है, जीवित जीव है। उसकी जो राजधानी है वो क्या है, उसकी सिर है। उसमें जो सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, जल मार्ग है, उसकी क्या है, परिसंचरण की धमनियाँ। उस देश के अंदर जो हिमनद है उनको क्या है, प्रोथ या नासिका। तूफान क्या है, आँख। नदी के क्या है, मुख। और उसमें जो पृथ्वी है वो क्या है, एक रूप के रूप में हम डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि
प्रकृति और मानव क्या है, एक अविभाज्य तत्व है। तो प्रश्न इस रूप में भी आ सकता है कि भौतिक तथा मानवीय दोनों घटनाओं का जो वर्णन है वो मानवीय शरीर संरचना के रूप में कीजिए, या फिर प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व में वर्णन कीजिए। तो आपको ये समझ में आया होगा ये चीज़। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल प्रकृति और भौतिक पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया है, उसका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। अब हम आगे टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए पढ़ेंगे मानव भूगोल की परिभाषाएं, जो कई जर्मन जो भूगोलवेता थे उन्होंने दी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा देने वाले जो भूगोलवेता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेडरिक रेटजेल, जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा गया है, यह हम पहले पढ़ चुके हैं। इन्होंने जो परिभाषा दी वो क्या थी? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाज मतलब मनुष्य और धरातल मतलब प्रकृति, उनके बीच संबंधों का संश्लेषित मतलब इन दोनों के बीच अन्योन्य क्रिया से नई चीज़ें जो बन रही हैं उसका अध्ययन किसमें करते हैं? मानव भूगोल में करते हैं। जैसे कि मनुष्य ने क्या किया? पहाड़ों को काट काट क्या बनाए? रास्ते बनाए। या मनुष्य ने पहाड़ों को काट क्या बनाए? रोडें बनाए। या हम कहें मनुष्य ने धरातल में खनन करके क्या बनाया? कच्चा खनिज। उन कच्चे खनिज से कई सारी धातुएं बनाई, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोलता इत्यादि बनाए। तो नई नई चीज़ों का जो निर्माण हो रहा है, तो मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। इसमें संश्लेषण पर अधिक जोर दिया गया है। और जो रेटजेल थे वो एक विचारधारा के व्यक्ति थे, जिस विचारधारा का नाम क्या है? नियतिवाद या निश्चयवाद। इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इतना बता सकते हैं, इस विचारधारा का मतलब है जिसमें प्रकृति तो प्रधान है और हम उसके क्या हैं? गुलाम हैं, या फिर हम गौण हैं, और हमसे जो प्रकृति हमें दे रही है हम उसे सैर स्वीकार कर रहे हैं। उन्हीं की शिष्या थी एक एलन सी सैंपल, ये एक अमेरिकन भूगोलविद थी जो रेटजेल की शिष्या थी। इन्होंने भी अपनी एक परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर मतलब पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है, और पृथ्वी पर कई सारी क्रियाएं चलती रहती है, जैसे कि ज्वालामुखी का फटना, भूकंप आना, है ना, जलवायु परिवर्तन, मौसम का परिवर्तन, बाढ़ आना, तूफान आना, ये सब चीज़ें। और क्रियाशील मानव, क्रियाशील मतलब चंचल, मतलब मनुष्य क्या है? खाली नहीं बैठा हुआ है, मनुष्य लगातार कोई ना कोई कार्य कर रहा है। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अर्थात परिवर्तनशील का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ नया तो बन रहा है, लेकिन उसके बाद उस नए में भी क्या हो रहा है? लगातार परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे कि हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि मनुष्य जब स्टार्टिंग में आदिवासी था तो वो क्या करता था? जंगलों को काट काट कर खेती करता है, जिसे हम झूमी खेती कहते हैं, ठीक है। और वो झूमी खेती करता था, 1-2 साल खेती करता, फिर बंजर हो जाती, फिर आगे चला जाता। मतलब अस्थायी रूप से वो अपना घर भी नहीं बनाता और अस्थायी रूप से बस वो जमीन बदलता रहता और अपनी खेती करता रहता। लेकिन धीरे धीरे उसने सोचा इस तरह से जगह बदलने से उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो उन्होंने क्या किया? स्थायी खेती करना चालू किया, वहाँ पर घर बनाना शुरू किया, वहाँ पशु पालने शुरू किया। तो नया ज्ञान तो आया और साथ में उनमें संबंधों में क्या आ रहा है? लगातार परिवर्तन। फिर उन्होंने खेती शुरू किया तो हल खुद अपने हाथों से जोतने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? बैलों से अपने जो है खेत जोतने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नई नई टेक्नोलॉजी, संबंध में परिवर्तन आ रहा है, फिर ट्रैक्टर का उपयोग करने लगे। तो इस तरीके से क्या है, तो क्रियाशील मानव है वो लगातार क्या है? पृथ्वी के साथ या प्रकृति के साथ क्या कर रहा है? परिवर्तनशील संबंध बना रहा है। अगर हम इसको दूसरे उदाहरण समझे कि मनुष्य पहले पानी के लिए क्या करता था? नदियों पर डिपेंड था, है ना। लेकिन धीरे धीरे उसने सोचा कि नदियाँ तो दूर हैं, जो नदी से दूर है वो कैसे? तो उन्होंने कुआं खोदा पानी के लिए। फिर उन्होंने कुएं खोदने के बाद धीरे धीरे और परिवर्तन किया, तो उन्होंने क्या हैंडपम्प से पानी निकालना शुरू किया। फिर उन्होंने उसके बाद ट्यूबवेल, ठीक है, उसके बाद उन्होंने मोटर, सबमर्सिबल। तो लगातार क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन क्या है? मानव भूगोल है। इसके अंदर संबंधों की गत्यात्मकता मतलब परिवर्तन पर जोर दिया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें किस में जोर दिया गया और इसमें किस में जोर दिया गया, ठीक है।
और ये भी इनकी शिष्या थी, तो ये भी नियतिवाद या निश्चयवाद के विचारधारा की व्यक्ति थी। अब आते हैं अपन तीसरा, पॉल वी ब्लाश। ये एक फ्रांस भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने क्या कहा कि मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम समझते हो, मतलब पृथ्वी के कुछ नियम है कि पृथ्वी 24 घंटे के बाद एक अक्ष पर चक्कर काट लेगी, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर काट लेगी, दिन रात अब होंगे, नियम फिक्स है, कब मौसम परिवर्तन, कैसी घटनाएं क्या होंगी, सब कुछ फिक्स है। ऊपर कोई चीज़ रहेगी तो वो नीचे आएगी। तो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। मतलब अधिक मतलब संश्लेषण तो हो रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अधिक संश्लेषित, मतलब इस परिभाषा के अंतर्गत मनुष्य प्रकृति के नियमों पर विजय पाना चाहता है। जैसे कि हमने कोई चीज़ ऊपर फेंकी तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा वो नीचे आएगी, लेकिन मनुष्य चाहता है कि वो चीज़ नीचे ना आए, तो उसने क्या बनाया, रॉकेट, हवाई जहाज। तो उसने प्रकृति के नियमों पर विजय पाने की कोशिश की। तो इस परिभाषा के अंतर्गत मनुष्य और जो भौतिक नियम हैं उनके मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना क्या है, मानव भूगोल है। इसमें पृथ्वी व मानव के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है और ये किस विचारधारा के व्यक्ति हैं, संभववाद के। संभववाद मतलब जिसमें यहाँ तो प्रकृति प्रधान थी, संभववाद में मानव प्रधान है और प्रकृति क्या है, गौण। वही वाली बात कि मानव प्रकृति पर विजय माना जाता है और अधिक से अधिक प्रकृति का शोषण करना चाहता है, ठीक है, और प्रकृति को अपना गुलाम बनाना चाहता है। तो ये अभी तक हमने पढ़ा, पूरा मानव भूगोल की परिभाषाएं पढ़ी, है ना, और आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन के लिए हमें भेजें, ताकि जब भी मैं अपने नए वीडियोस लाए तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिले। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।